तशदिले नमस्ते, नमो बुद्धाय। तशिदले नमस्कार और नमो बुद्धाय कैलाश जी। आपका मेरे घर में, छोटे से घर में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत सुंदर। और इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आपने केमिकल इंजीनियर का अध्ययन किया, मास्टर डिग्री हासिल की, उसके अलावा भी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको आपका जो नाम है हर्षा सेरिंग नागराजू जी, तो आपका जो हर्षा सेरिंग बीच में कैसे आया और इस परंपरा के बारे में और जो आपका बैकग्राउंड है और अपना छोटा सा संक्षेप में परिचय देते हुए, तो इसमें देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन आपके लिए बन गए हैं, तो आप उसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। धन्यवाद कैलाश जी। तो ऐसा है कि 2010 में मैं ये तिब्बती बौद्ध परंपरा से जुड़ा। पहला मेरा एक मुलाकात हुआ लोब्सांग फुनसोक करके सेरा मोनेस्ट्री के लामा है जी, दक्षिण भारत में जहाँ बाइलकुप्पे है जी। वैसे तो मैं मैसूर में पला बड़ा हूँ और मैसूर मेरा मूल स्थान है करके बोला जा सकता है जी। और जब उनसे मुलाकात हुआ तो ये परंपरा से परिचित हुआ और पहले तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सिर्फ देख के ही अचंभित होता था कि ये कर क्या रहे हैं। इनका जो डिबेट चलता है और कलरफुल मोनेस्ट्रीज जो है और वो प्रेयर हॉल, दुकान, ये सब देख के एकदम अचंभित रह जाता है कि भाई किस दुनिया में हम आ गए करके। एक टाइम ट्रैवल जैसा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको ऐसे जानते जानते मेरे बहुत सारे लामा भिक्षु लोग मित्र बने और ये मेरा जीवन का बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि उनके साथ रह के और उनके विचारों को समझने में ही मेरा अभी का ये सफर इधर तक आके पहुंचा है। वेरी इंटरेस्टिंग। और उनमें से मेरे एक अच्छे मित्र है तुप्तेन ग्यालसेन करके जी जी, तो उन्होंने ये नाम दिया। वो लामा थे उन दिनों और सेरिंग करके। और सेरिंग का मतलब है दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ करके। तो दीर्घायु होगा तो आप अच्छा कर सकते हैं, कल्याणकारी काम कर सकते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी करके। तो ऐसा है, तो इसीलिए हर्षा सेरिंग नागराजू करके। और मुझे बहुत गर्व होता है क्योंकि जब से ये सेरिंग मेरे नाम से जुड़ा है, मानिए कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, एक रीबर्थ जैसा, स्पिरिचुअल रीबर्थ जिसे बोलते हैं ना। और वो ये परंपरा का संकेत भी है। और मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा और हालांकि दक्षिण भारत में क्या होता है कि ऐसे कहावत है, तो जोक के तौर पे बोलते हैं कि सब दक्षिण भारत में पहले इंजीनियरिंग करते हैं, फिर सोचते हैं कि जिंदगी के साथ क्या किया जाए। पहले इंजीनियरिंग करो, उसके बाद जिंदगी जियो। सोचो क्या करना है, क्योंकि इतना ये हो जाता है कि दक्षिण भारत में आप थोड़ा परंपरा में कहीं पैदा हुए तो एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाता है। पढ़ो लिखो, जैसे इधर होता है ना उत्तर भारत में, वो शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है और वो विदेश जा रहे हैं नेता नगरी करो। तो साउथ में ऐसा है कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनो या लॉयर बनो, बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगे और विदेश घूम के आओ। तो ऐसा वाला एक परंपरा प्रथा है साउथ इंडिया। बचपन से ही है आपको बहुत ज्यादा, जहाँ बुद्धि का उपयोग होता हो, जहाँ बहुत ज्यादा जो कहा जाए कि गंभीर विषय है, उसके तरफ ढाला जाता है। हाँ, बचपन से थोड़ा वो इसके ऊपर ना, दक्षिण भारत में थोड़ा माहौल ऐसा था, एटलीस्ट हमारे जमाने में, लगभग 30-35 साल पहले की बात है। तो विद्या अभ्यास के ऊपर जोर ज्यादा है और उसके अलावा आगे कुछ करो और क्या है कि अच्छा नौकरी लगे और ताकि एक सृजनशील व्यक्ति बनके समाज में आप कुछ पहचान बनाओ, ऐसे करके तो एक है। और इसीलिए पढ़ाई तो मेरे जितने सारे मित्र थे स्कूल के, सारे तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बने। मेरा खुद का भाई भी डॉक्टर है। तो सारे ऐसे ही है, मेरे जितने सारे कजिन्स हैं सब इसी में है। तो ऐसे ही इंजीनियर बनना पड़ा और बनना पड़ा। मैं बोलूंगा कि परंपरा है, क्योंकि अगर सच में देखा जाए मेरा अभिरुचि तो कला में था पहले से। मुझे ड्राइंग बनाने में एक बहुत प्रसन्नता और जी आपके देखता हूँ कि ड्राइंग जो है बहुत ही आप सुपर ड्राइंग बनाते हैं, सुनते सुनते चीजों को आप बना देते हैं। जी तो उसमें क्या है, मेरा एक ध्यान का इसका एक अनुभूति होता है, जिसके बारे में मैं फिलॉसफी में जानता नहीं हूँ, लेकिन पहले जैसे आप बैठ गए और पता नहीं चला कि समय कैसे गया, मन एकाग्रत हो गया और कुछ बन भी गया और समय में भी कुछ अच्छा सा एक ये हुआ, कुछ वेस्ट नहीं हुआ। तो ये था मेरा। तो लेकिन उन दिनों में, जैसे अभी तो क्रिएटिविटी, ड्राइंग, आर्ट्स को तो बहुत प्रोत्साहित दे रहे हैं, उन दिनों में ऐसा नहीं। ड्राइंग करने से तो जो कुछ नहीं कर पाएगा वो ड्राइंग करेगा, बाद में जाके सिनेमा का पोस्टर लिखेगा या जमीन पे चित्र बनाएगा, ऐसा था। तो उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था।
और इसीलिए ड्राइंग का इंटरेस्ट को थोड़ा पीछे रख के ओके। पढ़ाई पे ज्यादा जोर देना पड़ा। मैं स्कूल में भी ड्राइंग बनाता था, अच्छा। तो कभी कभी टीचर्स देखते थे कि भाई तुम अपना ही कुछ कर रहे हो, बाहर जाओ करके किताब फेंक के बाहर भेजते थे। कॉलेज में भी ड्राइंग बनाता था, नोट्स बनाने के लिए भी और कुछ चीजों को समझने के लिए। और वही चल के आया है आज भी। जब मैं परम पावन जी दलाई लामा जी का प्रवचन सुनने के लिए पहली बार इधर आया 2012 में, नागार्जुन का मूल माध्यमिकारी का पढ़ा रहे थे, नालंदा शिक्षा का एक शिविर जैसा था। तो उसमें भी मेरा जो समझ है ये परंपरा का और ये ज्ञान शैली का और परम पावन जी का खुद का जो एक दृष्टिकोण है, सब चित्र के माध्यम से ही मेरे मन में उतरा। सुन रहा हूँ और चित्र बनाता हूँ, अच्छा ये नागार्जुन है, अच्छा ये अतीशा है, फिर ये है, अच्छा ये पोतला है करके। तो इसीलिए ड्राइंग का जो एक क्या है, एक रुचि जो है अभी भी मेरे जीवन में है। जी जी। और मैं आशा करता हूँ कि ये जब तक साथ चले, साथ में रहे और इससे कुछ एक चर्चा है चाय पे, जैसा होता है ना, तो आप चाय भी पीते जाइए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हम लोग का ये एक तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है, जस्ट बातचीत है, तो आप चाय भी साथ साथ पीते जाइए। बढ़िया, धन्यवाद। चाय बहुत अच्छा है। हाँ, चाय तो प्रतिभा बहुत बढ़िया बनाती है। तो प्रतिभा जी को धन्यवाद। तो ऐसा है कि मेरे जो नाना जी है, पूज्य नाना जी, वो ज्योतिष परंपरा से जुड़े हैं और उनके जो पीढ़ी है लगभग 4-5 पीढ़ी सब ज्योतिष रहे हैं। और मैसूर का जो राजघराना है उनसे भी उनका जुड़ाव है। तो बचपन में जब मैं पला बड़ा, उनके घर के नज़दीक में ही था, तो मेरी माँ का जो बोलते हैं वो नज़दीक में ही था। और उनका एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था उन दिनों, और वो प्रिंटिंग प्रेस में पंचांग जो है उसको वो बनाते थे और छापते थे। और वैसे देखा जाए तो पूरे कर्नाटक में उनका पंचांग प्रसिद्ध है। और वो उसका ऑफिशियल अल्मैनाक टाइप है, जो जितने सारे त्योहार व्यवहार निकलते हैं सब उसी को देख के। तो उसका एक बड़ा परंपरा है, ऑलमोस्ट 100 साल से ऊपर पुराना है। और जब मैं पला बड़ा था तो ये सब चीजों को अगल बगल में देख के आप प्रभावित होते हैं, वो संस्कार आप में आ जाते हैं, लेकिन आप उसके प्रति उतना परिचित नहीं है। और वो ठीक दुनिया में उसका क्या मायना है प्रपंच में, वो आपको अभी समझ में नहीं आया है। लेकिन उसी परंपरा में पला बड़ा और थोड़ा बहुत उन चीजों को सीखा, सुना, ऐसे ऐसे करके। तो मेरा उसके प्रति एक अभिरुचि था कि मेरे ये नाना जी जो है ये करते क्या है और इन चीजों को। और बहुत सज्जन व्यक्ति थे और उन्हें अपार करुणा और ज्ञान था। तो वो चीज मेरे में हमेशा ये था कि भाई ऐसा कुछ शास्त्र या किसी चीज के इसमें जाने से कहीं तो आप संतुष्ट होंगे और दुनिया को देखने का एक नजरिया होगा। और उनसे मिलने भी बड़े गण्य व्यक्ति आते थे, तो कि मान सम्मान होगा करके लेके मैंने ज्ञान के परंपरा को लेके थोड़ा ये था कि अच्छा ये इसमें कुछ बात है। क्योंकि आप किसी चीज को ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको भी कुछ मिल रहा है और 4 लोगों का कल्याण भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो था। तो जब मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ने गया, मुझे सिनेमा में अभिरुचि था, डिजाइन में, तो अहमदाबाद में किया। उसके बाद थोड़ा सा मैं काम किया। मेरा एक वो दौर चला जहाँ पे ये जो जिस फ्रेमवर्क में दुनिया जा रहा था, ट्रेडिशन एक है और दूसरा एकदम आईटी रेवोल्यूशन चल रहा था, 2000 की बात है। तो उन दिनों में मैं अपना क्रिएटिविटी को लेके कुछ करना चाहता था और थोड़ा कार्टून भी बनाया और आईटी मैगजीन्स में छपा भी और थोड़ा पैसा भी आया। लेकिन मेरे मन में ये जिज्ञासा था कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन ये रैट रेस जैसा चलता है कि सुबह से शाम तक आप बस में धक्का मुक्की करके जाएंगे, फिर पूरा दिन एक टेबल पे बैठेंगे, फिर शाम को थके हारे आएंगे और टीवी देख देख के सो जाएंगे, अगला दिन ऐसे ही चलेगा। तो ये तो दिख रहा था कि ये 2000 की बात है, लगभग 20-22 साल की बात है। तो दुनिया तो इसी पटरी में चल रहा है करके उस पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो उन दिनों मैंने एक विपासना का शिविर किया गोयनका जी का, और विपासना से बौद्ध धर्म का परिचय हुआ कि सबसे पहले तो नहीं तो क्या है कि मान्यता है कि अगर आप भारत में पैदा हुए, भगवान बुद्ध को विष्णु का एक अवतार करके मानते हैं। हालांकि तो वो है नहीं, वो तो एक ऐसे ही बनाया हुआ परंपरा है, ऐसे तो परिचित है और वो हमेशा ध्यान में बैठते हैं करके।
लेकिन भगवान बुद्ध का जो विषय है, उन्होंने शिक्षा क्या दिया, उनके विचार क्या है, ये परिचित नहीं था मैं। तो जब विपासना शिविर में गया और परम पावन गोयंका जी का जो पहला 1-2 बार ये सुनने को मिला, तो मुझे बहुत अभिरुचि हुआ इसमें, और लगा कि ये तो आधुनिकता के साथ भी जाता है और थोड़ा साइंटिफिक भी है करके। लेकिन उसको भी ऐसा था कि इधर पैरेलली जिंदगी चल रहा है और कभी कभी जाके विपासना कर लेते हैं कुछ ऐसे ऐसे करके, तो एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो नहीं बन पाया। और उसके लिए शायद जैसे होता है ना कि आज कोई योगा करता है सुबह से 1-2 घंटा, फिर उसके बाद अपना जिंदगी ये जाता है ऐसे करके। तो जब मैं 2010 में एक टिबेटन भिक्षु है, उनका नाम है लोब्सांग फुनसोक करके, उनसे मेरा ऐसे ही मुलाकात हुआ। मैसूर में मैं साइकिल लेके जा रहा था और वो भी ऐसे कहीं से आ रहे थे, तो ट्रैफिक सिग्नल पे रुके, हम दोनों का जस्ट बाय चांस एकदम। तो मैंने उनको ताशीदले करके बोला, टिबेटन परंपरा के बारे में दलाई लामा जी, ताशीदले और मोमो मालूम था। और ये जो फ्लैग होता है ये बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और दलाई लामा जी को भी देखने का नजरिया ऐसा था कि भाई धर्म गुरु है और तिब्बत परंपरा के है और नोबेल लॉरिएट है और कोई बाबा जैसे और ये से है करके, वो उनकी विद्वत्ता क्या है और उनका जो ये है ज्ञान कुछ ये नहीं है। जैसे भी आप सोचते हैं ना गुरु जी करके, जैसे ऐसे ही है। तो श्रद्धा आस्था तो है, लेकिन समझ बिल्कुल नहीं है। तो जैसे लोब्सांग फुनसोक से मिला, तो उन्होंने बाइलाकुप्पे में जो टिबेटन सेटलमेंट है, जिसके बारे में मैं जानता था, 1-2 बार मोमो खाने के लिए गया था, लेकिन बाकी कुछ जानकारी नहीं था। बुलाए और मेरे बहुत सारे मित्र बने उसी दौरान, अलग अलग ये महायान परंपरा के बौद्ध मठ, टिबेटन मठों से, सेराजे, सेरामे, तशिलुम्पो करके। और मैं मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि ये सारे मेरे कल्याण मित्र बने। तो इनका मार्गदर्शन, इनका शुभ चिंतन की वजह से मैं ये मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ पा रहा हूँ। इसीलिए मैं बहुत सबको, जो भी इसको देखेंगे, सबको मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तिब्बत से बहुत सारे हैं, लद्दाख से है, किन्नौर से है, तो बहुत सारे लामाओं के साथ जब मुलाकात हुआ, थोड़ा वो क्या पढ़ते हैं और उनका जो जीवन शैली है उसको लेके थोड़ा अभिरुचि हुआ। तो उसको समझने का जिज्ञासा जब हुआ, तो बार बार मोनेस्ट्री जाना शुरू किया। तो फिर कोई बोलता है इधर है, लेकिन एक मुंदगोड़ करके कर्नाटक में है करके, तो उधर भी गए, गादेन और ये देखे, लोसलिंग, ड्रेपुंग ये करके। और उसके बाद परम पावन जी का टीचिंग था 2010 में, कालचक्रा में गया। और 2012 में एक ट्रेन टिकट लेके पठानकोट तक पहली बार मैं धर्मशाला आया, मैक्लोडगंज में। और वो मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, ऐतिहासिक ये था। और परम पावन जी इधर नालंदा शिक्षा के तौर पे उनके मंदिर में भारतीय लोगों को एक 3-4 दिन का शिविर दे रहे थे। तो उसका जो ये है, प्रभावित हुआ मैं, और वो जितना सारा चित्र बनाया, उसके माध्यम से मुझे ये नालंदा परंपरा क्या है करके थोड़ा जिज्ञासा शुरू हुआ। और सच बोलो तो पहली बार जब मैं परम पावन जी को सुना, मेरे मन में ये था कि भाई गुरुजी तो अच्छे बोलते हैं, लेकिन तिब्बत का जो एक मुद्दा है, तिब्बत का जो स्वतंत्र को लेके, उन दिनों में परम पावन जी को देखता था कि भाई ये गांधी जी की तरह है। तो जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के, ये क्विट तिब्बत करके कुछ करेंगे, शायद तिब्बत आजाद हो जाएगा करके। तो लेकिन धीरे धीरे जब परम पावन जी का एक बड़ा संकल्प है और उनका एक बड़ा एक विजन है, वो समझ में आया, तो तब मुझे लगा कि ये जो कर रहे हैं तो बहुत बड़ा चीज है। और इन्होंने एक संकल्प किया है कि भारत में भी नालंदा का जो ज्ञान परंपरा रहा था और जो अभी भी कहीं उसके अवशेष मिलेंगे आपको, उसको पुनर्जागृत करने का इनका जो प्रयास है वो बहुत अद्भुत है। और ये इतिहास में एक बड़ा पन्ना है भारत का पुनर्जागरण में। परम पावन जी का एक बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग, जो अभी हमें शायद दिखेगा नहीं, लेकिन 100 साल या 50 साल में उनका जो एक कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूँ, देखिए परम पावन जी 1959-60 में आए और न जाने कितने सारे
सरकारें बदले, कितने सारे अमेरिका के प्रेसिडेंट्स आए गए, लेकिन परम पावन जी का जो एक रेलेवेंस है, उनका टीचिंग जो है, वो तो बढ़ता ही गया। एग्जैक्टली। वो तो उसका तो वृद्धि अच्छी तरह होता ही गया। पॉलिटिक्स और ये जो है दुनियादारी का चीज जो है, ये तो उनके अगल बगल में इर्द गिर्द में हो रहा है। लेकिन उनका जो विजन है, अभी उसका जो महत्व जो है, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। और जैसे हम भारतीय हैं, हम भी ये बहुत भाग्यशाली है कि इसके इर्द गिर्द में आए और इसका एक प्रभाव हमारे ऊपर भी हुआ, और हम भी अपने जीवन को इस मोड में लेके कुछ करने की इच्छा रखते हैं अभी। तो ये एक बड़ा उपलब्धि है। अच्छा, एक चीज और है भारत में, जैसे कि आप देखें कि राहुल सांस्कृतिक जी हुए बहुत बड़े विद्वान, वो तिब्बत गए, कहाँ गए। तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर भारत की परंपरा से देखा जाए तो आप भी एक ब्राह्मण हैं, उस परंपरा से हैं। उनको कितना ज्यादा सहना पड़ा, बहुत ज्यादा उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, कहा जाए तो लोगों ने बुरा बुरा बोला। आप भी लगभग वैसे ही उस चीज को छोड़ करके उसमें आए हैं। तो क्या आपको इस चीज का कोई सामना करना पड़ता आपके समाज में? हाँ, ये तो है, क्योंकि क्या है कि जब भी कोई एक परंपरा अपने इसमें बस जाता है और उसका एक मान्यता बन जाता है, तो अगर आप उसको क्वेश्चन करेंगे और उसके विचारों को माने उसके विचारों को छोड़ के बाहर आप कुछ सच या कुछ खुशी ढूंढना चाहेंगे, आनंद आपको जो भी ये है, तो तब तो ये तो आपको तो विरोध तो मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे ख्याल से हर कोई, आप अब देखिए कि कोई बाबा साहब अम्बेडकर है, अब परम पावन जी भी है, और कितने सारे दलाई लामा है जो रिफॉर्म के, लामा सोंगखापा है, और साइंस कम्युनिटी में भी है, आर्ट्स में भी है। तो मेरा मानना है कि जितना फ्रेमवर्क स्ट्रांग होगा, उसका परंपरा होगा, तो आप उसके विरोध में या उसको क्वेश्चन करेंगे तो आपका थोड़ा ये होगा। अच्छा। और वैसे बोला जाए तो मेरा भी हुआ, मेरे जान पहचान वालों से, और सब बोलते हैं कि तुम ये परंपरा में पैदा हुए और बौद्ध इसमें अभी रुचि क्यों रख रहे हो, और वो आत्मा को नहीं मानता करके। तो तब मेरे में ये आया कि आप आत्मा को मानते हैं क्या, आपका ये प्रमाण क्या है, आप इतने हिस्से कैसे कह सकते हैं करके। तो तब मुझे समझ में आया कि बहुत सारा चीज जो है हम ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में मान के चलते हैं बस, उसका कोई प्रमाण और उसको लेके आलोचना करना कुछ नहीं है, और इसको हम परंपरा करके समझते हैं। वैसे परंपरा जो है एक सच का प्रतीक है, इसीलिए किसी ने कुछ अनुभूति किया है और उन्होंने अपना अनुभूति प्रकट किया, तो वो परंपरा बना। लेकिन हम परंपरा को सिर्फ वो ढांचा को लेके चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उसमें फंसे हुए बेसिकली। तो मुझे वो लगा, और मुझे कभी कभी जो रिचुअल्स होते हैं, मैं तो एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, साउथ इंडियन इसमें, तो मेरा जो एक टाइम चला काफी रिचुअलिस्टिक था। अच्छा। उठता था सुबह सुबह, अच्छा, सूरज को पानी देना और फूल पूजा पाठ करना, ऐसे ऐसे करके। लेकिन एक चीज है कि देखिए, भारत का जो एक ज्ञान का परंपरा है और आधुनिक जो इसमें दुनिया जा रहा है, ये दोनों विपरीत दिशा में है। इन दोनों को कहीं रिजॉल्व करने का प्रयास नहीं किया गया, और इसीलिए भारत एक अलग सा दौर से गुजर रहा है। और वही चीज आप टिबेटन परंपरा में देखेंगे, और ये बहुत प्रशंसा का योग्य है कि देखिए, टिबेटन परंपरा 700-7वीं शताब्दी से जब पद्मसंभवा और सांतरक्षित गए एक सेंचुरी में, उधर से लेके अभी तक एक निरंतर परंपरा बन के आया है, जिसमें कल्चर भी है, प्रैक्टिस भी है, फिलॉसफी भी है, सब कुछ है। इसीलिए टिबेटन शरणार्थी जो है, रेफ्यूजी होने के बावजूद एक समृद्ध कल्चर को इन एग्जाइल बना पाए। ये दुनिया में इसका और कहीं आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण और प्रमाण है टिबेटन कम्युनिटी। उनका कल्चर इतना समृद्ध है क्योंकि वो फिलॉसफी के साथ जुड़ा है और वो प्रैक्टिस में चल रहा है। भारत में क्या है कि कल्चर एक है, फिलॉसफी एक है जिसका कोई आचरण नहीं है, और इन दोनों को मिलके इतिहास जो है उसका भी ठीक तरह से ये नहीं है। तो एक तरह से देखे जाए तो दिशाहीन है, एक्चुअल प्रैक्टिकली बोला जाए तो। लेकिन और आधुनिकता है, इसके ऊपर आधुनिकता हावी हो रहा है, और IT 21वीं शताब्दी में हम कहाँ जाए, क्या करें करके। तो अगर जब ये सबका एक हार्मोनियस समागम नहीं होता है,
आप इसको आगे लेके नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मैं देखता हूँ कि परम पावन जी जब इन एग्जाइल आए, उन्होंने टिबेटन जो कल्चर है उसका बुनियाद जो है, उसके मोनास्ट्रीज है, गुम्पा है, और उसको बनाए फाउंडेशन के तौर पे। उसके बाद जो है एजुकेशन, उसको प्रोत्साहित किए, SOS TCB ऐसे बना के। उसके बाद जो कल्चर में वो हैंडीक्राफ्ट है, कलाकृति है, थांका, पेंटिंग, इंसेंस, ये वो करके, तो एक छोटा मिनी वर्किंग कंट्री हो गया। वहां से वो दुनिया के साथ एंगेज करना शुरू की, इंडिया के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ और आधुनिक साइंस के साथ, और उन्हें ये सब चीजों को लेके आगे क्रिएटिवली क्या करना है वो समझ में आया। इसीलिए मैं हिज होलीनेस को, तिब्बत के तो वो गुरु है ही और बड़े फिलोसोफर है, लेकिन एक विजनरी सोशल रिफॉर्मर के तौर पे भी देखता हूँ। क्योंकि जैसे कोई बोलता है ना कि मार्क्स के आइडिया प्रभावित थे, और कोई एक फिलोसोफर है उसका कोई प्रभावित था, ऐसे ऐसे करके। अब हिज होलीनेस का एजुकेशन करिकुलम में इमोशनल हाइजीन सी करिकुलम जो लेके आए, और साइंस मोनेस्ट्री में जुड़ रहे हैं, तो ये बड़ा बड़ा सा विजन है। और इसको अभी देखने के लिए उतना समझ हमारे पास नहीं है, उनका जो विजन है। क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ, हिज होलीनेस का एक फोटो मुझे याद है, शायद फर्स्ट डेकेड जब वो 1960s में इंडिया में थे, बाइलकुप्पे में है, एक छोटा सा कुर्सी में बैठे हैं छाता लेके, और सामने जो शरणार्थी टिबेटन्स है जिनको जमीन दिया गया है, वो बैल चला रहे हैं। अच्छा, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। ओके। और वो फोटो मैं देखता हूँ, और आज का इसमें हिज होलीनेस की जो छवि है वो देखता हूँ, और हिज होलीनेस का जो इतिहास है, परम पावन जी का जो पूरा दलाई लामा लीनिएज है, वो देख के मैं बहुत चिंतित होता हूँ और प्रभावित होता हूँ कि ये तिब्बत के राजा है, सारे मठ के मठाधीश है, इनका पोतला पैलेस 1000 कमरे वाला एक बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज घर है, और वो इधर आके एक छोटा सा फोल्डिंग स्टील चेयर में बैठ के छाता लेके अपने जो ये है प्रजा है वो खेती बाड़ी कर रहे, तो उनके मन में क्या संकल्प गुजरा होगा, क्या सोच गया होगा। और बात है कि परम पावन जी का जो एक स्टोरी है वो तो एडवेंचर फिल्म की तरह है, इसलिए तो वेस्ट उनसे वो शैली को लेके बहुत प्रभावित है। जैसे वो छुप छुप के निकल के आए और पहाड़ों से होते हुए घोड़े पे ये करते हुए ना, वो एक टिपिकल एडवेंचर वाला स्टोरी है, एस्केप टू विक्ट्री या फ्रीडम टाइप का। इसीलिए वो फ्रीडम इन एग्जाइल और ये जो है वो एक कनेक्शन है। लेकिन दूसरा है कि आप दूसरे देश में आके क्या गुजरा होगा उन दिनों में, कि आपका संकल्प क्या होगा, और वो संकल्प आज देखने को मिल रहा है। तो मैं वही देखता हूँ कि वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आज हिज होलीनेस, जो इसमें शायद सबसे प्रसिद्ध सेलिब्रिटी बोला जा सकता है, इन्फ्लुएंशियल और सबसे प्रसिद्ध ये है, तो वो जो मकाम है, वो जो दौर है, लगभग 60 साल का है, 50 60 साल का मान के चलिए, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस, और उन्होंने ये सब चीज को फेस करने के लिए सच में प्रेरणा कहाँ से लिया होगा? शास्त्रों से जो पढ़ते थे सारा, तो उनका जो अप्रोच जो है एक प्रैक्टिकल भी है, एक आइडियलिस्टिक भी है, और एक फिलोसॉफिकल भी है, और एक विजनरी भी है। तो इसीलिए मैं उनको जितना भी जान रहा हूं उनके बारे में, उतना प्रभावित होने जा रहा हूं और उनका शिष्य मानता हूं कि परम पावन जी जैसे बोलते हैं कि इंडिया गुरु था और तिब्बती चेले थे, आज वाकई में जो बोल रहे हैं कि तिब्बत गुरु है और भारतीय उनके चेले हैं, और हमको वो परंपरा सीख के भारत में जागृत करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है जो परम पावन जी कह रहे हैं, और मैं भी फील कर पा रहा हूँ कि मैं भी इस तिब्बती परंपरा में आके, आपको पता ही है कि 17-18 वर्ष हो चुके हैं। वास्तव में अगर हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन होता तो शायद ऐसा नहीं यहाँ ना आना पड़ता। परम पावन जी की मान्यता है इस तरह से कहना, और प्राचीन समय में रहा है भारत, ऑफ कोर्स दुनिया का गुरु रहा है, दुनिया में ज्ञान प्रकाशित किया है, तो परम पावन जी उस लिहाज से उस तरीके से कहते हैं। सही बात। लेकिन ये तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि आज के लोगों को कह रहे हो, हाँ। वो नहीं है, वो प्राचीन लोग जो पंडित हुए हैं, वही। उनका जिन्होंने परंपरा में अध्ययन किया है। हाँ। लेकिन आज वास्तव में जो भी हम लोग जान पाए हैं, आपसे अभी जो वार्ता के दौरान मिला है, तो परम पावन जी के अलावा हजारों की संख्या में जो स्कॉलर्स हैं, जो गिरसे लोग हैं, तो उन लोगों से तो सीखने को बहुत ज्यादा मिला। केवल भारतीय लोगों को मिला हो ऐसा नहीं है, वेस्ट में जाकर के देखें, सबको, पाश्चात्य देशों में जितने देश हैं, तो इनकी वजह से पूरा ज्ञान फैला हुआ है। और परम पावन जी बार बार यही कहते हैं कि मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ, भगवान बुद्ध ने
जो ज्ञान बताया। भगवान बुद्ध भारतीय थे, तो भारतीय बुद्ध ने जो भी दुनिया को दिया, फिर भारत के विद्वानों ने दिया, इस परंपरा से गया। तो मैं एक काइंड ऑफ एक उसका दूत के रूप में एम्बेसडर हूँ, वो वास्तव में अब सटीक लगता है। सही तो सर जी, आप साइंस एंड बुद्धिज्म को कैसे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड साइंस रहा है, तो फिर उसके बाद बौद्ध परंपरा को आप जान रहे हैं, तो उसको आप कहीं विरोधाभास देख रहे हैं या बहुत कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, कैसे रिलेशनशिप कैसे देखते हैं इसके बीच में? वैसे देखा जाए तो मैं अभी बौद्ध परंपरा को साइंस में भी जो कमियां है उससे आगे गया है। बौद्ध परंपरा जो है स्पेशली नालंदा शैली में उसको जैसा अभ्यास किया जाता है और विचारों को बहुत गहराई में जाके विमर्श करके और बार बार क्वेश्चन करके ये किया जाता है, तो मैं इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मानता हूँ। और जो मन की परिकल्पना है वो मॉडर्न साइंस में उतना है नहीं। मॉडर्न साइंस में शायद 200-300 साल पुराना ही है और मन को ही केंद्र बिंदु मान के मन से ही सब कुछ ये होता है करके जो भगवान बुद्ध ने बोला है उतना तो है नहीं। ये ज्यादा मटेरियल रियलिटी पे फोकस करते हैं, क्योंकि रियलिटी को डिवाइड कर लिया, माइंड एक है मैटर एक है करके, तो माइंड का जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको यूज करके मैटर को प्रमोट पेनिट्रेट करके सीख रहे हैं। तो ये मुझे भी अपना इंजीनियरिंग विद्याभ्यास में इसका एक्सपीरियंस हुआ। आप एटम्स को पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को देखते हैं, उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग वस्तु बनता है, पदार्थ बनता है। तो प्लास्टिक का मैंने स्पेशलाइजेशन किया था पॉलीमर्स में, केमिकल इंजीनियरिंग में। तो एक ही कॉम्बिनेशन में आपको अलग अलग 10-15 पदार्थ बन जाते हैं और उससे कैसा एक अलग सा दुनिया ही सृष्टि हो जाता है। और डीएनए के बारे में भी थोड़ा जानकारी है, डीएनए भी प्रोटीन है, सब मिलके ऐसे होता है। तो ये सब तो समझ में आता है कि भाई ये तो प्रकृति का एक बड़ा क्या कमाल है करके, लेकिन उसमें एक चीज आपको समझ में नहीं आता कि ये प्रज्ञा कहाँ से जागृत होता है, प्रज्ञा का क्या महत्व है। क्योंकि प्रज्ञा के जागृत होने से ही जीवन का एक शुरुआत होता है, जिसको हम सेंशियंट बीइंग बोलते हैं, वो कॉन्शियस के साथ ही है। तो ये विचार में मुझे लगता है कि साइंस को बहुत कुछ सीखना है। साइंस मटेरियल चीजों को प्रमाण के तौर पे देख के बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ चीजों को एनालिटिकली एम्पेरिकली एनालाइज करके ऐसा है करके बता सकता है। लेकिन सब चीज को जोड़ के उसमें वो चेतना प्रज्ञा भर के देखो भाई ये आ गया करके, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि बुद्धिज्म में जो है, भगवान बुद्ध को ही मैं साइंटिस्ट भी मानता हूँ। भगवान बुद्ध जैसे अपने ही वाक्यों में अपने आप को कल्याण मित्र करके बोलते हैं, जो आपका कल्याण चाहते हैं। उसके बाद एक टीचर तो है ही है, गुरु है और शिक्षक है, और एक संसार का जो एक रोग है उससे मुक्त होने के लिए वो मार्ग दिखाते हैं, तो वैद्य भी बन गए। और वैसे एक साइंटिस्ट भी है, क्योंकि उन्होंने ये जो भवचक्र का जो एक्सप्लेनेशन दिया और जो 2 ट्रुथ्स करके दिपा जी जो बोलते हैं 2 ट्रुथ्स, और ये 4 ये क्या है दुख निरोधा समुदाय मार्ग का जो उन्होंने एक परिकल्पना बना के इंट्रोडक्शन दिया, 4 नोबल ट्रुथ्स का 8 फोल्ड पाथ। ये सारा चीज जो है एक लॉजिकल साइंटिफिक वे में बताया है कि आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना अनुभूति से। साइंस में क्या है कि हमेशा एक एक्सटर्नल रियलिटी में वो ऑब्जेक्टिव सच को ढूंढ के बैठा है और उसमें हमेशा वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ये हो जाता है, दोनों का एकदम समागम होके एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, वही तो भगवान बुद्ध को हुआ डायरेक्ट। और उसके बाद वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस का ही उन्होंने एक ये बना के शिक्षा दिया जो बौद्ध परंपरा बन गया। लेकिन साइंस में वो ऐसा गोल नहीं है, साइंस में कोई भी गोल नहीं है कि क्या है करके। वैसे बुद्धिज्म में एक क्लियर सा गोल है कि मन को शांत करो और पहले दुनिया को समझो, मन का विकृतियों को समझो और उसको शांत करने का कैसे मार्ग है उसको ये करो और उस पर चलना शुरू करो और निर्वाण प्राप्त करो। ये तो प्रैक्टिकल गोल है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि साइंस में बहुत अच्छा चीज है लेकिन बहुत कमियां भी है, और हम साइंस को ज्यादा कि यही परम सत्य है करके मान के नहीं जाना चाहिए। परम पावन जी कहते हैं ना कि बेस्ट की जो साइंस अभी काइंड ऑफ किंडरगार्टन है, वो बिल्कुल सच बात है। क्योंकि क्या है कि ये 200-300 साल का ही परंपरा है और इसमें साइंस में हमें तो उपलब्धियां तो बहुत दी है, जैसे मोबाइल फोन दिया है ये है, लेकिन
बहुत आधुनिक वेपन्स भी बनाए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, वैक्सीनेशन दिया एक तौर पे, बड़े बड़े बीमारी होते हैं ना कि नहीं, महामारी बिल्कुल, बचने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे ही उसने देखिए आज भी इल्यूजन और वर्चुअल रियलिटी में आपको कोई गारंटी नहीं है कि क्या मिलने वाला है, लेकिन वो नया चीज है और उसमें जो नॉवेल्टी होता है, एक आधुनिकता में एक अलग सा चमक है। जैसे आप कोई मेले में गए और रंगीन तो कोई दिखे, आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो साइंस ऐसा है, एक मेला जैसा है और बहुत कुछ है उसमें। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि साइंस को भी बहुत कुछ सीखना है। और प्राचीन परंपरा जो है उसमें एक चीज है कि उन्होंने एक चीज तो ठीक तरह से पहचाना कि हम सब इधर 4 दिन के मेहमान हैं, आएंगे और एक दिन सब छोड़ के जाना है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको उन्होंने सेंटर में रख के उसका समाधान किया। अलग अलग परंपरा ने अपना अपना एक किया और सबका अपना अपना एक महत्व है। लेकिन साइंस का ऐसा कुछ है नहीं। साइंस हमेशा एक नया थियरी आता है, उसको लेके कहीं और जाता है, ये और जाता है, तो वो क्रिएटिव तो है, लेकिन उसका जो एक फोकस होना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के साथ अगर कॉन्शियंस या रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो भी एक बच्चे की तरह है। आप एक बच्चे को खाली पेपर दे दिए और रंग दे दिए तो वो पूरा ऐसे उल्टा सीधा कुछ कर दिया, लेकिन उसी बच्चे को आप थोड़ा शिक्षा देंगे और उसका इंटरेस्ट को लेके आप एक मार्ग दिखाएंगे तो बहुत क्रिएटिव चीज निकल सकता है। तो साइंस का वो दौर गया, लेकिन अभी मेरा मानना है कि साइंस तो बहुत उसका मायना तो रहेगा 21वीं शताब्दी में, क्योंकि जितना भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं। जो 20-25 साल पहले फिल्मों में देखते थे वो तो अभी वास्तव में आ गया। बिल्कुल। तो अभी जो देख रहे हैं शायद वो 20-25 साल में आ जाएगा, रोबोट्स देखने को मिलेंगे। वो बिल्कुल, हमें कभी तो बड़ा खतरा दिखता है। हाँ। भाई सब चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगी तो हम लोग शायद ऐसे तो नहीं मजा ले पाएंगे। सही बात, सही बात। बहुत धन्यवाद। और कैलाश जी, मैं तो आपको एक प्रेरणा मानता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके गांव में भी गया, संकीसा में, मैनपुरी में, और आपका जो जिंदगी का सफर है उससे थोड़ा परिचित हूँ। और आप जिस दौर से गुजरे हैं और जो टिबेटन कल्चर को कैसे सीखे हैं, भारतीय परंपरा को कैसे समझे हैं, टिबेटन परंपरा को खास तरीके से आईबीडी में जो लामा लोग सीखते हैं, 20-25 साल का जो बड़ा बड़ा शास्त्र है, मूलमाध्यमिकारिका, प्रमाणवार्तिका, अभिसमय अलंकार और विनय, ये सब जो आप किए हैं ये तो बहुत प्रशंसा का योग्य है। और आप परम पावन जी के बड़े अनुवादक भी रहे हैं और मैं बहुत बार आपको सुना हूँ और आपका अनुवाद में प्रोत्साहन है, सरलता है और लोगों को एक नया दिशा दिखाने का एक चेष्टा भी है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो चीज़ है बहुत लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को पहुँचे और आपका जो अच्छा काम है उसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। और आगे भी आपके चैनल में कभी आएंगे और विचारों को प्रकट करेंगे, ये मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तशीदले।